हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स और ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रगति क्लासेस। मैं आशीष मोर आज आपके सामने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई जैसे ये है मैट्रिक्स है और 1 2 3 3 2 1 और 2 4 2, अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो इसकी कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज कर दी जाती हैं। रोज हैं उनको कॉलम में और कॉलम है उनको रोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे 1 2 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 2 3 चेंज किया जा रहा है 1 2 3, और ये 3 2 4 3 4 1 है, ये यहाँ पे 3 4 1 और 2 4 2 2 4 2 ऐसे चेंज किया जा रहा है। रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी एक तरीके से क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोज किया जा रहा है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं भी होगा नहीं होगा, एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं। तो हमने ये मैट्रिक्स ली तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा भी, इसको इस R2 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 जीरोज हैं, तो जहाँ पे ज्यादा जीरो हो तो उसके अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे। उससे क्या होता है कि हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो ये भी ध्यान रखें, जब ज्यादा जीरो दिखाई दे उसके अलोंग एक्सपेंड करें। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये साइन हमने यूज करने। ठीक है, तो -0 इंटू इस रो को और कॉलम को डिलीट करके जो बचता है -1 3 2 -1। अब इसके साथ में जो प्लस का साइन आएगा, बट इस एलिमेंट के साथ खुद नेगेटिव साइन है तो माइनस का। तो इस रो को और कॉलम को डिलीट करके 2 3 4 -1, तो फिर साइन कैसा आएगा -0 इंटू, तो इस रो को और कॉलम को डिलीट करके 2 -1 4 2 ये आ गया। ठीक है, तो अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब ये इसके साथ में जीरो है तो जीरो लिखो चाहे ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। तो इसको छोड़ दें हम, तो यहाँ पे माइनस का 3 इंटू, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 -1 -2, फिर माइनस साइन 4 3 12। अब इसके साथ भी जीरो ही है तो लिखो चाहे ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। तो -3 इंटू -2 और -12 -14 इक्वल टू कितना आ जाएगा 42। ठीक है, तो यानी जो डिटर्मिनेंट है इसका डेल्टा का वो किसके इक्वल आ गया 42 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स का। तो ट्रांसपोज करने पर इसको डेल्टा डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा डैश किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, तो डेल्टा डैश आएगा 2 0 4 -1 -3 2 और 3 0 -1। ठीक है, तो इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करें भी, अब यहाँ पे ज्यादा जीरो दिखाई दे रही है तो इसको C2 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, इस C2 के अलोंग। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस ये साइन यूज होंगे। ठीक है, तो डेल्टा डैश इक्वल टू -0। अब इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करके इस रो को और इस कॉलम को, तो -1 2 3 -1, फिर यहाँ पे प्लस का साइन, बट इस एलिमेंट के साथ में माइनस का साइन है तो माइनस। तो इस रो को और इस कॉलम को 2 4 3 -1, फिर -0,
फिर इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे, 2 4 -1 2, तो फिर आ जाएगा, अब यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे ना लिखे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, तो -3 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना मिल जाएगा हमें, -2, फिर माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, -3 4 जा 12, तो ये हमें मिलेगा -3 इंटू -14 इक्वल टू 42। तो पहले कितना आया था, पहले भी 42 आया था, अब भी 42, यानी हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा, ठीक है, यानी कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में एक रिमार्क है जो कि हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन determinant of a dash equal to determinant of a where a dash is the transpose of a, ठीक है। तो ये अपना इसमें रिमार्क हो गया, यानी जब भी ट्रांसपोज करके मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला जाए या पहले निकाला जाए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, दोनों का जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल रहेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी अपनी, इफ two rows or columns of a determinant are interchanged then the value of the determinant changes in sign only। इसमें क्या रहा है बेटा कि जब भी किन्हीं दो रो या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज किया जाता है, ठीक है, तो आपस में इंटरचेंज कैसे, मतलब कैसे, क्या कहना चाह रहा है ये, इसमें कहना चाह रहा है ये कि अगर यहाँ पे 1 2 3 और 3 2 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स है अपने पास, तो किन्हीं दो रो या दो कॉलम्स को, तो ये C1 C2 हो गया, C1 C2, तो इनको इंटरचेंज किया जा रहा है, C1 C2 को इंटरचेंज किया जा रहा है, आपस में रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है इसका सिंबल, डिनोट करते हैं इसको, जब ये की शो करा रहा हूं कि इंटरचेंज कर रहे हैं तो इस सिंबल से, यानी दोनों तरफ है एरो का साइन, तो जब दोनों तरफ किया जाए तो नई जो मैट्रिक्स है वो तैयार होगी, 2 2 0 1 3 0 3 1 1, ये नई मैट्रिक्स तैयार होगी। और तब इसका जो डिटरमिनेंट निकाला जाएगा वो इसके डिटरमिनेंट के अपोजिट होगा, यानी नेगेटिव साइन के साथ में होगा, ठीक है। सिर्फ इतना कहना चाह रहा है इसमें, तो देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं, इसका प्रूफ ले लेते हैं। तो डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, इसको किसके अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको R1 के अलोंग ये एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि जीरो तो इसमें है ही नहीं, तो क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो 2 इंटू, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करके 2 3 2 1, फिर माइनस का 3, तो इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करके 1 3 3 1 और प्लस 1, इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करके 1 2 3 2, तो इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है, ठीक है। तो ये हो गया 2, अब इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, नीचे से ऊपर माइनस साइन, 2 3 जा 6 -3 इंटू 1 1 जा 1 -3 3 जा 9 प्लस 1 इंटू 1 2 जा 2 -3 2 जा 6, तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू -4 -3 इंटू 1 -9 -8 प्लस 1 इंटू 2 -4 6 -4, जो कि इक्वल हो जाएगा माइनस का 8 और प्लस का 24 और माइनस का 4, जो कि इक्वल होगा 24 -12, 8 और 4 12, तो कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे हम क्या कहें कि डेल्टा इक्वल टू 12 आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका इंटरचेंज करते हैं, तो हम अप्लाई कर लेते हैं किन्हीं भी दो का, तो हमने मान लिया, चलो मान लिया कि C1 और C2 को रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है, अप्लाई C1 C2, ठीक है। तो नई जो डिटरमिनेंट है वो क्या मिल जाएगी, वो डेल्टा डैश मान लिया, नया डिटरमिनेंट डेल्टा डैश मान लिया हमने, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। अब C और C1 और C2 को आपस में रिप्लेस करना है हमने, तो 3 2 2 2 1 3 और 1 3 1। तो इसको अब R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 1 प्लस माइनस प्लस। तो डेल्टा डैश किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा डैश इक्वल टू, तो 3 इंटू इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 3 3 1, फिर साइन नेगेटिव -2 इंटू 2 इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे 2 3 2 1 प्लस 1 इंटू इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे तो 2 1 2 3, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9 -2 इंटू 2 1 जा 2 -2 3 जा 6 प्लस 1 इंटू 2 3 जा 6 -2 1 जा 2 3 इंटू -8 -2 इंटू -4 2 6 जा -4 प्लस 1 इंटू 6 -2 4 और 8 3 जा 24 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव क्वांटिटी यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 4, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, माइनस का 24 और 8 प्लस 4 12, तो माइनस का 12 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। तो पहले कितना आया था, तो ये इस हम डेल्टा डैश किसके इक्वल लिखेंगे, डेल्टा डैश इक्वल टू -12। सो डेल्टा डैश इक्वल टू नेगेटिव साइन ऑफ डेल्टा। हमने यहाँ पे कितनी बार इंटरचेंज किया था, एक ही बार किया था, तो यानी इस रो को इस कॉलम को एक ही बार यहाँ पे लेके आए थे, यानी एक के और ऊपर से गई है बस। अगर दूसरी बार यहाँ पे लेके आएंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तीसरी बार लेके जाएंगे तो फिर माइनस, यानी जितनी बार करेंगे वो कितने टाइम्स हुआ है, इवन टाइम्स हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर ओड टाइम्स हुआ है तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये डिपेंड करता है कि कितनी बार किया गया है। तो इस वजह से कि एक रिमार्क डाल लेते हैं यहाँ पे, क्या रिमार्क है इसमें, इफ एनी रो और कॉलम, किसी एक रो और कॉलम के बारे में कह रहे हैं हम, ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज पास्ड ओवर n rows or columns, then the resulting determinant डेल्टा डैश इक्वल टू -1 की पावर, यानी जो नेगेटिव क्वांटिटी जो मिलेगी, नेगेटिव साइन जो मिलेगा उसमें -1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव क्वांटिटी दे दी हमने, उसकी पावर n, यानी कितनी बार किया गया है, ठीक है, n टाइम्स किया गया है, ठीक है, इंटरचेंज किया गया है, जितने टाइम्स किया जाए, तो पावर में n और डेल्टा, ठीक है। तो ये एक रिमार्क में डाल लो। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसमें कह रहा है अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हैं तो देन जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। तो आइडेंटिकल मींस क्या कह रहा है, जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 होगा, तो ये इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। तो इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये साइन यूज होने वाले हैं, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 इंटू इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 1 3 -1 -3 इंटू इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 1 2 -1, और फिर पॉजिटिव साइन और बट एलिमेंट के साथ में कैसा साइन है, माइनस का, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो 1 0 2 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 मल्टीप्लाई -1 0 3 मल्टीप्लाई 1 -3 एज इट इज इंटू 1 मल्टीप्लाई -1
-1, 2 मल्टीप्लाई 1, -2, -1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 3, 3 और माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0, 0। तो हो गया 2 इंटू 0 -3 इंटू दोनों के साथ में सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे -3 और -1 इंटू 3, 3 -0 3 रहेगा। तो इक्वल टू 2 -3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -6 और 3 3 जा माइनस, दोनों के साथ में साइन है तो 9 और -3 तो कितना हो जाएगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि दोनों के साथ में नेगेटिव साइन है तो -6 और -3 कितना हो जाएगा, -9 + 9 किसके इक्वल आ जाएगा, 0। यानी जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया अपना। ठीक है, तो आइडेंटिकल मीन्स समझ में आया कि कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो इक्वल होंगे तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k, जो k है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट कांस्टेंट k। तो जो डिटर्मिनेंट होगा, अगर किसी एक रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक रो को, तो ये कह रहा है कि पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा, इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं या इसको R2 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे 0 ज्यादा दिख रही है हमें, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 0 इंटू ये रो और ये कॉलम डिलीट करके 3 1 और 1 2 +1 इंटू, अब इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे तो 2 1 2 2 2 1 2 2 -0 इंटू इस कॉलम को और इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे तो 2 3 2 1, तो ये अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब 0 है तो लिखे चाहे ना लिखे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू, तो 2 2 जा 4 -2 1 जा 2, ये पीछे भी 0 है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसे, तो 1 इंटू 4 -2 2, तो 2 1 जा 2 अपना आंसर आ जाएगा। यानी डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, डेल्टा इक्वल टू 2। तो अब हम इसी k की जगह हम सम क्वांटिटी ले लेते हैं, सम स्केलर क्वांटिटी ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, जैसे 3 ले लिया। ठीक है, पुट k इक्वल टू 3, हमने 3 ले लिया, तो इसको किसी एक में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे R2 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, R2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R2, हमने R2 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम्स। ठीक है, तो डेल्टा डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 2 3 1 0 3 0 2 1 2, तो नया जो डिटर्मिनेंट है वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, R2 के अलोंग ही कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 0 माइनस का, तो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करके 3 1 1 2, अब यहाँ पे साइन कैसा है, प्लस का, और एलिमेंट भी पॉजिटिव है तो 3 इंटू, तो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करके 2 1 2 2 2 1 2 2 और फिर -0 इंटू इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करके 2 3 2 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, दोनों को छोड़ देंगे, तो 3 इंटू 2 2 जा 4 -2 1 जा 2, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 2, तो 2 किसकी वैल्यू आई थी, अच्छा ये डेल्टा डैश है, तो 2 किसकी वैल्यू आई थी, डेल्टा की वैल्यू आई थी, यानी यहाँ पे जो डेल्टा डैश आया है
वो इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा के। यहाँ पे ध्यान रखें हमने एक ही रो में मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। अगर दूसरी में भी कर देते तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाता है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट। अगर तीनों में कर देते तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाता, तो बात ध्यान रह जाएगी। या फिर क्या हम पूरी मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर दें, किसी क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी से पूरी मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिटर्मिनेंट ही उस पूरी क्वांटिटी के पावर एन कितनी, यानी जितना उसका ऑर्डर, अगर ये सेकंड ऑर्डर की होती तो 2 ही रो में मल्टीप्लाई होता तो 2 टाइम्स होता। अब 3 ऑर्डर की है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें रिमार्क डाल लेते हैं अपना। रिमार्क क्या डालें, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी के से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, तो देन जो के की पावर एन, तो के किस उस स्केलर क्वांटिटी की पावर में मल्टीप्लाई पावर ली जाती है एन, और मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट वेयर ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन क्या है, ऑर्डर है उसका। तो इफ ए इज ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जो ए है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं क्या, चलो एक बार बता देता हूं मैं। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट इक्वल होते हैं यानी जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 ले लिया, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 ये एलिमेंट मैंने ले लिए हैं। तो इसमें से कंप्लीट जो मैट्रिक्स है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मैंने इससे भी कॉमन ले लिया, इससे भी कॉमन ले लिया, इससे भी कॉमन ले लिया, ठीक है। यानी मैंने कंप्लीट से कॉमन ले लिया सभी से, तो कितना आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कैसी मैट्रिक्स बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 5 टाइम्स ऑफ आई, ठीक है। तो वही यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी ए इक्वल टू के आई हो जाएगा। जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू के आई के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, और के बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा के की पावर एन। यानी जब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट पे कितना हो जाएगा, जितनी रोज या जितनी रोज से या जितनी कॉलम से बाहर है उतनी उसकी पावर हो जाएगी, ठीक है। तो के की पावर एन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये किसके इक्वल होगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैंने बताया था कि 1 होता है उसका, तो बचेगा सिर्फ के की पावर एन बच जाएगा उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो डिटर्मिनेंट ऑफ नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस इक्वल टू। अब यहाँ की जगह मैं -1 ले लूं, तो उस 1 को लिखूं या ना लिखूं, सीधा माइनस लगा दूं साइन। तो -1 की पावर n ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये हमने रिमार्क में डालना है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन इट्स वैल्यू इज 0। तो यहां पे कह रहा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट की उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो प्रोपोर्शनल मींस उनका रेशियो इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का रेशियो है। जैसे मैं कहूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका और इसका 2 1 टाइम 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको भी 3 से, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यानी 1/3 इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 3/9। तो 2 3 जा और 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो सभी 1/3 के इक्वल है। यानी इस तरह से प्रोपोर्शनल है तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अलग करते हैं, सोल्व करते हैं, तो एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड की बजाय हम प्रॉपर्टी यूज कर ले, जो पिछली प्रॉपर्टी जो हमने की है, ठीक है। तो इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैंने इस कंप्लीट में से कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया, 3 कॉमन लेता हूं तो सेम टू सेम बन जाएगी। तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C3 से मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। तो ये हो गया
डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 2 1 और 2 1 3 2 1 2 और 3 माइनस 1 3। अब दोनों की दोनों कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी। आइडेंटिकल होगी तो इसका आंसर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 0, बिकॉज रीजन क्या देंगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। दोनों जो है वो आइडेंटिकल है, तो इसका डिटरमिनेंट मैंने सोल्व करके दिखाया था, तो बार बार सोल्व नहीं करना। तो हम सिर्फ ये प्रॉपर्टी होती किस लिए है कि हमें ये इनका यूज कर सके, क्वेश्चंस में यूज कर सके इनका। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 0 कितना आ गया, 0, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया अपना। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, तो प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant is expressed as sum of two or more determinant। भी अगर एलिमेंट जो है वो टुकड़ों में दिया गया है तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है उसके अलग अलग टुकड़े करके, यानी दो अलग डिटरमिनेंट में शो किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है हर एक कॉलम का वो टुकड़ों में मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर टुकड़े ना लो तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा, मैं पहले तो इसको एज इट इज लेता हूं। डिटरमिनेंट किसके इक्वल लिया मैंने, 3 5 4 0 1 2 2 0 1। मैं इसको सोल्व करता हूं एज इट इज। ठीक है, बाई अलोंग R1 एक्सपेंड अलोंग R1, तो प्लस माइनस प्लस, तो अगर मैं प्लस का लेता हूं तो कितना आएगा मेरे पास, तो 3 इंटू, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट करके 1 2 0 1 माइनस 5, इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके 0 2 2 1 0 2 2 1 प्लस 4, आगे प्लस 4, तो रो और कॉलम को डिलीट करके 0 1 2 0 0 1 2 0, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 0 माइनस 5 इंटू 0 मल्टीप्लाई 1 0 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस में 4 इंटू 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 0 1 माइनस 5 इंटू 0 माइनस 4 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 2, तो इक्वल हो जाएगा 3 और माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस का 20 और माइनस 8, तो इक्वल हो जाएगा ये 23 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपना जो डिटरमिनेंट है वो इक्वल आया है, डेल्टा आया 15 के इक्वल। ठीक है, तो अब इनको एक्सपेंड करें भी, अलग अलग करके एक्सप्रेस करके तब सोल्व करें तो क्या आंसर मिलेगा, देखते हैं एक बार। तो मैं इस डिटरमिनेंट को ऐसे एक्सप्रेस करता हूं, 1 2 1 0 1 2 और 2 0 1। मैं इस तरह से इनको टुकड़ों में अलग अलग टुकड़े बांट दूं इनके। तो जो आगे वाले हिस्से हैं 1 2 1 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो पीछे वाले हिस्से हैं 2 3 3 2 3 3, तो नीचे वाले एज इट इज 0 1 2 2 0 1। तो इसको मैंने ले लिया डेल्टा 1, इसको ले लिया डेल्टा 2। ठीक है, तो पहले डेल्टा 1 को सोल्व करते हैं। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो डेल्टा 1 को मैं वही R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करता हूं, तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1 इंटू इस रो और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 2 0 1, अब साइन कैसा है माइनस का, माइनस 2 इंटू इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे 0 2 2 1 0 2 2 1
+1 इंटू इस कॉलम को और इस रो को डिलीट करेंगे तो 0 1 2 0 0 1 2 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 0 माइनस 2 इंटू इस 0 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 0 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई से की 0 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस का +1 इंटू 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2। तो 1 इंटू 1 माइनस 0 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 प्लस में 1 इंटू 0 माइनस 2 तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 और माइनस का कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 और माइनस 2 तो कितना आ गया इसके ये किसके इक्वल आ जाएगा 8 और 2 10 10 माइनस का है और प्लस का 1 है तो माइनस का 9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है तो डेल्टा 2 की ये डेल्टा 1 किसके इक्वल आ गया -9 के। ठीक है तो डेल्टा 2 किसके इक्वल आ जाएगा मे बी समथिंग रॉन्ग है यहाँ पे तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस आएगी यहाँ पे और 9 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है तो डेल्टा 2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको R1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर लेते हैं तो प्लस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे 1 2 0 1 और फिर -3 इंटू इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे 0 2 और 2 1 प्लस में 3 इंटू 3 इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे 0 1 2 0 तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 2 0 माइनस 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई 1 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 इंटू 0 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2 क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0 1 माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 2 तो 2 और 4 3 जा 12 क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 6 3 2 जा 6 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और 12 14 14 माइनस 6 किसके इक्वल आ जाएगा 8 के तो यानी डेल्टा 2 किसके इक्वल आ गया 8 तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हमने लिया था। क्या चेक करते हैं कि डेल्टा की वैल्यू कितनी आई थी 15 आई थी तो डेल्टा 1 कितना है अपना 7 और डेल्टा 2 कितना है 8 तो दोनों की वैल्यू 15 तो भाई यहाँ से डेल्टा की वैल्यू 15 आई थी तो यहाँ से 15 आ गई दोनों को अलग अलग करते हैं तो यानी दो टुकड़े हों तो उनको दो टुकड़ों में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे दो की बजाय 3 होते तो 3 मैट्रिक्स 3 डिटरमिनेंट भी अलग अलग करके इनको सोल्व करेंगे तो वो भी हमारा आंसर वही आएगा। ठीक है तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको सोल्व। तो स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7 द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज इफ the element of a row or column be added or subtracted this sum multiplies of the corresponding element of one or more other rows or columns। तो ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट कब चेंज नहीं होगा कि जब किसी रो को किसी दूसरी रो में ऐड किया जाए तो डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा या किसी रो को किसी सम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड किया जाए तो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है कैसे चेक करते हैं एक बार तो अभी डिटरमिनेंट ये है इसका। ठीक है तो अब हम एक अप्लाई करते हैं ऑपरेशन अप्लाई करते हैं अप्लाई जो ये कहना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग R1 में अप्लाई कर दिया
R1 प्लस K टाइम्स ऑफ R3 या R2 ले लेते हैं, R2 ले लिया हमने। तो जो नई R1 है वो क्या बन जाएगी, R1 जो है वो क्या बन जाएगी नई, कि A1 प्लस K टाइम्स ऑफ A2, B1 प्लस K टाइम्स ऑफ B2 और C1 प्लस K टाइम्स ऑफ C2। तो ये जो है नई R1 तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो A2, B2, C2, A3, B3 और C3। तो अभी जैसे ये लिखा हुआ है, अभी जो पिछली प्रॉपर्टी की थी हमने, तो उसमें क्या था कि ऐसे अगर प्लस में लिखा हुआ है तो उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो हमने वही लिख दिया। तो ये हमने अप्लाई किया, तो इसके बाद क्या मिला हमें, A1 पहले एलिमेंट, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 प्लस में अब ये और ये, यानी K टाइम्स ऑफ A2, K टाइम्स ऑफ B2, K टाइम्स ऑफ C2, A2, B2, C2, A3, B3, C3। अच्छा, अब ये तो सेम टू सेम पहले वाली है, ये थोड़ा चेंजमेंट लेके आ रही है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी, अब इन दोनों को देखा जाए तो K टाइम्स ऑफ A2 इस कंप्लीट में K से मल्टीप्लाई की गई है, ठीक है, K से मल्टीप्लाई, तो A2 अगर K ना होता A2 B2 C2 तो A2 B2 C2 एज सेम एज होता, तो यानी दोनों की दोनों प्रोपोर्शनल है, दोनों की दोनों कैसी है, रेशियो इक्वल है, ठीक है, बात समझ में आई। तो जो अगली है वो इसके बाद क्या लिखूं मैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस, या मैं इस K को कॉमन ले लूं, बाहर बिठा दूं इसको, तो दोनों की दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगी, और अब कैसी है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या तो मैं एज इट इज इसको लिख दूं 0, बिकॉज रीजन क्या होगा, बिकॉज R1 and R2 and R2 are proportional, ठीक है, प्रोपोर्शनल है भाई, क्लियर है। तो 0 हो गया, तो बचा क्या, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए, यानी इसकी जगह सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता, माइनस का के कॉमन ले लेते, या माइनस टाइम्स हो जाती, माइनस के जो क्वांटिटी है वो किसके इक्वल हो जाती, माइनस के जो रेशियो है तो माइनस के इक्वल हो जाता, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल तो तब भी रहती, तो यानी चाहे माइनस किया जाए, हाँ सभी में माइनस हो या सभी में प्लस हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये अपनी जो है वो लास्ट प्रॉपर्टी थी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।